हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। दिस इज मी अग्रमा सिंह, योर वन एंड ओनली मेंटर एंड वन एंड ओनली फ्रेंड। फॉर ऑल दोज पीपल वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अग्रमा सिंह एंड करेंटली आई एम इन क्लास 11th। और इस चैनल के ऊपर हम अभी इस टाइम क्लास 6 का सोशल साइंस का सिलेबस कवर करा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर कर लिया है, हमारा क्लास 6 का हमने पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कवर कर लिया है। अगर तुम लोग ने नहीं देखा है, अगर तुम लोग को वो देखना है तो तुम लोग देख सकते हो। उसको चैनल पे जाओ, चैनल पे तुम लोग को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 6 हिस्ट्री की। तो तुम लोग उसमें से सारे चैप्टर्स को देख सकते हो अच्छे से। और आज की इस वीडियो से हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारे क्लास 6 ज्योग्राफी का सेक्शन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद तुम लोग का क्या क्या बचेगा, हम लोगों ने हिस्ट्री कवर कर लिया, हिस्ट्री को हटा देते हैं। अब तुम्हारे ज्योग्राफी का सेक्शन, जियोग्राफी का सेक्शन बचा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का सेक्शन बचा हुआ है और इकोनॉमिक्स का सेक्शन बचा है। एंड वी विल ट्राई कि हम लोग ये सारी चीज़ें समर वेकेशन में कंप्लीट कर ले, ताकि समर वेकेशन के बाद तुम्हें तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करने का टाइम मिल जाए। ओके, सो बिना किसी देरी के, बिना मेरी फालतू की बकर बकर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इन इफ केस तुम लोग को अगर मुझसे कोई भी डाउट हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एकदम फ्री होके पूछ सकते हो डाउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखो यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो हमारा जो क्लास 6 की ज्योग्राफी का बुक है, ज्योग्राफी की जो बुक है हमारी क्लास 6 की, उसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। ये हमारी क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का नाम है। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें पहले चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे हम लोग अलग अलग प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं। अब तुम ये तो नहीं कहोगे कि भाई, मतलब तुम अपने दोस्त को फोन करे और अपने फोन करके उसको घर का लोकेशन बता रहे हो कि भाई जो मेरा घर है ना, मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा खेत है और मेरे घर के बगल में एक और घर है, मेरे घर के बगल दूसरे साइड में भी एक और घर है। तो तुम मेरा घर ढूंढ लेना और आ जाना मेरे घर पे। ऐसा तो तुम लोकेट नहीं करोगे ना, तुम उसको पूरा मतलब बताते हो कि हाँ भाई ये वाली रोड है, तुम इधर से ऐसे आओगे, राइट टर्न लोगे, लेफ्ट टर्न लोगे, यहाँ दुकान, ये वाली दुकान होगी, इसका ये नाम है, इसके सामने ही मेरा घर है, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा, मैं तुम्हें हाई करूंगा, तुम मुझे आज पहचान लेना, मेरे घर आ जाना। ऐसे बता देना। और तुम लोग छोड़े तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग घर का मैप बनाते थे कि देखो भाई ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्कूल। ठीक है, ये हमारा स्कूल है। स्कूल से तुम सीधे जाओगे, फिर तुम एक क्या करोगे, फिर तुम एक गली आएगी। ठीक है, गली आएगी तो तुम उस गली में मुड़ जाओगे। फिर उस गली में जाकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लोगे तो वहां पे एक दुकान होगी और उस दुकान के जस्ट सामने जो चीज होगी वो मेरा घर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मैप बनाकर देते थे अपने दोस्तों को छोटे पे कि भाई देखो ये मेरा घर है, तो तुम मेरे घर पे आ जाना, ये मैप तुम अपने पास रखो और मेरे घर पे आ जाना। हम लोग मैप बना के रहते थे ना। तो जो हमारी अर्थ का केस है, अर्थ के केस में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। अर्थ के केस में भी हम लोग मैप बनाएंगे, बट मैप के साथ साथ और भी चीजें करेंगे। ये जो हम बचपन में बनाते ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल मैप होता था। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर इतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी से चैप्टर, बहुत आसान से चैप्टर, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं हमारे चैप्टर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है हाउ टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, मतलब हम अपने अर्थ पे प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहले मैप से लोकेट करते हैं, ग्लोब से लोकेट करते हैं, एटलस से लोकेट करते हैं। तुम लोग बोला मैप तो हमें पता है मैप क्या होता है, बट एक ग्लोब क्या होता है और एटलस क्या होता है। तो हम तुम लोग को बताएंगे कि ग्लोब क्या होता है और एटलस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैप को। तो सबसे पहली चीज मैप होती क्या है, तो मैप क्या है, मैप इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। जैसे अभी तुमने ड्राइंग करके बताया ना अपने दोस्त को कि भाई मेरा घर ऐसी जगह पर है, ये दुकान है, ये गली है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सारे टर्न्स तुमने लिखकर अपने दोस्त को बताया। मैप क्या होता है, मैप इसी को कहते हैं, मैप हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। तो तुमने उस एरिया को स्पेसिफाई करके बताया कि भाई ये जगह है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें मेरा घर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैप क्या है, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। अब मैप के जो मैप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला फिजिकल मैप होता है, सबसे पहले फिजिकल मैप होता है, फिर पॉलिटिकल मैप होता है, फिर थीमेटिक मैप होता है। 3 टाइप के होते हैं हमारे मैप। जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप हमें नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लाट्यूज, वैलीज, इन बारे में हम लोग को फिजिकल मैप से पता चल जाता है। फिर पॉलिटिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप मतलब वही हमारे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताते हैं कि ये सिटी है,
है, सिटी की बाउंड्री इतनी है, ये स्टेट है, स्टेट की बाउंड्री इतनी है, तो उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और जो थीमेटिक मैप होता है, थीमेटिक मैप हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे कि टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर के बेसिस पे मैप की यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। और थीमेटिक मैप पॉपुलेशन के बेस पे भी होता है। तो थीमेटिक मतलब पर्टिकुलर थीम्स के बेसिस पे हम लोग जो मैप बनाते हैं उसको हम लोग थीमेटिक मैप्स कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया है कंपोनेंट ऑफ मैप, मतलब मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस। फिर दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास डायरेक्शन, फिर तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास सिंबल। ये हमारे 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप हो गए हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय स्केल, डिस्टेंस को हम लोग स्केल से मेजर करते हैं। अब तुम लोग पूछोगे स्केल क्या है? जो हमारा मैप होता है ना, मैप हम लोग बहुत बड़ा सा एरिया होता है। मान लो इंडिया का मैप होता है, इंडिया का मैप एक छोटे से कागज में आ जाता है, बट इंडिया तो उतना छोटा सा नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस मैप का कितना एरिया हमारे एक्चुअल लैंड से कितना है? तो हमें यहाँ पे मैप पे पता चलता है कि ईच सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब मैप का 1 सेंटीमीटर हो सकता है इंडिया का 500 किलोमीटर हो। तो ऐसा हम लोग को स्केल दिया होता है। ये स्केल होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन दिस मैप इक्वल्स टू 50 मीटर और 1 सेंटीमीटर ऑन दिस मैप इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। ऐसा करके हम लोग का स्केल दिया होता है। उस स्केल की बेसिस पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो हमारा मैप होता है, मैप उस स्केल के बेसिस पे रियल लाइफ डिस्टेंस के बेसिस पे बनाते हैं। तो हम कभी नॉर्थ ईस्ट थ्रू वेस्ट की डिस्टेंस मेजर करना स्केल से मतलब स्केल रियल वाले स्केल से, ये वाले स्केल पढ़े उससे नहीं, रूलर से तुम उसकी डिस्टेंस को मेजर करना और फिर तुम उसका स्केल चेक करना और फिर स्केल से उसकी एक्चुअल डिस्टेंस चेक करना। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होती है। बट डिफरेंस है कि जो हमारा पेपर है, पेपर पे वो सेंटीमीटर में होती है, रियल लाइफ में वो मीटर्स, किलोमीटर्स ऐसे होती है, या नॉटिकल माइल्स में भी हो सकती है। अब हम आते हैं डायरेक्शन की तरफ। तो हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो हमारे पास 4 मेन दिशाएं होती हैं। पहली उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे करके 4 दिशाएं होती हैं, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दीस आर द 4 डायरेक्शन जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन 4 डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन डायरेक्शंस को हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, या फिर इन डायरेक्शंस को हम लोग कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आल्सो, मतलब इन डायरेक्शंस के बीच में भी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि ये जो तुम यहाँ पर थोड़ी सी हट है, जैसे कि ये जो तुम लोग यहाँ पर ये देख रहे हो, इसकी ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और भी डायरेक्शंस हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे जो तुम लोग को ये एरो दिख रहा है ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। फिर यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फिर यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ये कौन सी हो गई? हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो यानी कि हमारे 4 मेन डायरेक्शंस तो होते ही हैं, पर उन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा भी हमारे और भी डायरेक्शंस होते हैं। वो डायरेक्शन कौन कौन सी है? वो डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये ऐसे हम लोग, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, और ये वेस्ट हो गया। अब इनके बीच में और भी डायरेक्शंस होती हैं। वो डायरेक्शन कैसी होती हैं? ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, ये साउथ ईस्ट होती है। जो साउथ और वेस्ट के बीच में होती है, साउथ वेस्ट होती है। जो सॉरी, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस होते हैं। तो ये हमारी 4 डायरेक्शंस होते हैं। 4 डायरेक्शन के अलावा भी हमारी 4 अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। ये हमें याद रखना है कि हमारे पास केवल 4 डायरेक्शंस नहीं होती है, हमारे 4 डायरेक्शंस के अलावा भी और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्शन वाला, हमारा डिस्टेंस वाला भी पार्ट हो गया था। अब हम लोग आ जाते हैं सिंबल्स पे। अ सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स और अदर एलिमेंट। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम मैप पे सारी चीजें बनाओगे कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग इतनी बड़ी से, इस बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं, ये है वो है। तुम सारी चीजें तो नहीं बनाओगे, तुम बस एक पर्टिकुलर साइन बना देते हो। ऐसे घर का साइन मतलब ये मेरा घर है। पेड़ बना देते हो यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा जंगल है या फिर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे तुम ड्रॉप बना देते हो पानी को डिस्क्राइब करने के लिए। तुम पूरा तालाब तो नहीं बनाओगे, पूरा ग्लास ऑफ वाटर नहीं बनाओगे, तुम बस ऐसे पानी बना दोगे। तो अलग अलग सिंबल्स का यूज करा जाता है जिससे कि मैप आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन कंपोनेंट्स ऑफ मैप। पहला था डिस्टेंस,
पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज सिंबल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है मैपिंग द अर्थ। हमने देख लिया कि मैप्स क्या होते हैं, बट हम अर्थ पे कैसे मैपिंग करेंगे? हम अपना नॉर्मल घर मैप कर सकते हैं, हम अपना इंडिया मैप कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज को मैप कर सकते हैं, बट हाउ आर वी गोइंग टू मैप द अर्थ? जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ का एक स्फेरिकल शेप होता है, या फिर मोर प्रिसाइज टू बी से अर्थ का एक जियोइड शेप होता है। कौन सा शेप होता है? जियोइड शेप होता है। ठीक है, जियोइड शेप कैसा होता है? जियोइड शेप होता है एकदम संतरे की तरह, संतरे की तरह होता है, सर्कुलर होता है बट फ्लैट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। ये संतरा देखा है कभी तुमने? सर्कुलर होता है बट ऊपर और नीचे से क्या होता है? ऊपर और नीचे से वो फ्लैट होता है। सॉरी, ऊपर और नीचे से जो हमारा ऑरेंज होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ का हम लोग परफेक्ट मैप नहीं बना सकते हैं, अर्थ को हम लोग फ्लैट करके नहीं बना सकते हैं। कांट फ्लैटन परफेक्टली सी द जियोइड शेप। इसकी जियोइड शेप की वजह से हम इसको परफेक्टली फ्लैट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को जानना है परफेक्टली फ्लैट क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑरेंज लो, ऑरेंज को पील करो, ऑरेंज के जो छिक्कल होंगे ना उसको तुम परफेक्टली फ्लैट करने की कोशिश करो, एकदम फ्लैट कर दो। तुम कंप्रेस करोगे वो टूट जाएगा, कोशिश करो बिना तोड़े तुम उसको फ्लैट कर दो, नहीं कर पाओगे तुम कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है, वो फ्लैट नहीं हो सकता है। इसी वजह से हमने क्या करा है? हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला है। हम उसको मैप पे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं अर्थ को, तो क्यों ना हम अर्थ को अर्थ के ही शेप की तरह रिप्रेजेंट करें। एक्सक्यूज मी। क्यों ना हम अर्थ को अर्थ के शेप की तरह रिप्रेजेंट करें। तो इसीलिए हमने क्या बनाया? हमने ग्लोब बनाया है। ग्लोब का जो शेप होता है वो जियोइड शेप का होता है, जो कि हमारा अर्थ का शेप है, सेम ग्लोब का भी शेप है। और उसपे हम मैप्स बनाते हैं, उसपे हम लोग अलग अलग कंट्रीज को लोकेट करते हैं, अलग कॉन्टिनेंट्स को लोकेट करते हैं। वी कांट रिप्रेजेंट 3D एक्यूरेटली ऑन 2D फ्लैट शीट। हमारी अर्थ 3D है और हम उसको 2D फ्लैट शीट यानी कि मैप पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं राइट? इसी वजह से हमने ग्लोब बनाया है। स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। वी यूज द ग्लोब टू रिप्रेजेंट आवर अर्थ। अब हमने ग्लोब तो बना लिया, बट ये तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा, मतलब तुमने कभी ग्लोब देखा है क्या? मैंने तो देखा है गाइस, मेरे पास तो है ग्लोब। जो हमारा ये ग्लोब है, रुक जाओ लेट मी जूम इन। जो हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब पे तुम्हें कुछ लाइंस दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइंस, और ऐसे ऐसे लाइंस दिख रहे होंगे। ये लाइंस क्या है? अभी हम इन लाइंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। हम इन लाइंस के बारे में जान रहे हैं, मैं सोचना हम टॉपिक से भटक रहे हैं, इन लाइंस के बारे में ही जान रहे हैं। ये जो लाइंस तुम्हें दिख रही है ना, इन लाइंस को हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनके खुद के नाम होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि इनके क्या नाम होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन। कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू जिनका हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ। अब तुम ये तो नहीं कहोगे कि भाई भाई मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ हूँ नाइल रिवर के किनारे, आ जाओ मेरे से मिल लो आके। नाइल रिवर बहुत लंबी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो और भी ज्यादा बड़ा है। अगर तुम किसी से बोलो कि भाई मैं तो दिल्ली में हूँ, तो कोई इंसान तुम्हें दिल्ली में ही नहीं ढूंढ पाएगा मेरे भाई। दिल्ली खुद में बहुत बड़ा है, दिल्ली में बहुत सारी जगह है, तो कोई तुम्हें दिल्ली में कैसे ढूंढ पाएगा? तो तुम्हें एकदम प्रिसाइज लोकेशन बतानी होती है ना, कि मैं इस जगह पर हूँ, ये बिल्डिंग है मेरे सामने, या ये जगह है, या ये मार्केट है, यहाँ पर हूँ मैं। ये सब बताना होता है तुम्हें। तुम ये थोड़ी बोलोगे कि बेटा क्या, तुम ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आ जाओ मुझे ढूंढ लो आके, यहीं पे मिलूंगा, लखनऊ में हूँ मैं, आ जाओ भाई मिल लेते हैं, हम लोग मीटअप करते हैं। लखनऊ भाई बहुत बड़ा है, लखनऊ तुम्हें एग्जैक्ट बताना होगा ना कि मैं लखनऊ में यहाँ पर हूँ, मैं लखनऊ में यहाँ पर हूँ, तभी तो वो इंसान तुम्हें ढूंढ पाएगा। तो हमें प्रिसाइज लोकेशन चाहिए होती है। और जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें मदद करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में। कोऑर्डिनेट्स का हमें मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट हमें एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में मदद करते हैं। ठीक है, फॉर अर्थ हमारे मतलब कोऑर्डिनेट्स अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे चेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, चेस के तुम लोगों ने देखा होगा, कहीं पर कहीं खाली जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चेस का तुम थोड़ा सा इमेजिन कर लो इसको। चेस के तुमने देखा होगा कि चेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, चेस के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, व्हाइट ब्लॉक्स होते हैं और ब्लैक ब्लॉक्स होते हैं, और वो ऐसे क्यूब्स में बने होते हैं। तो तुम उसके अलग अलग नाम्स होते हैं। मुझे तो चेस के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, बट उसके अलग अलग नाम होते हैं, तभी तुम डिफाइन कर पाते हो कि जो मेरा हॉर्स है, मेरा हॉर्स अभी इस वाले ब्लॉक से इस वाले ब्लॉक में गया है तो इसने ये चाल चली है। मेरा जो एलिफेंट है इसने ये चाल चली, मेरी वजीर ने ये चाल चली है, रानी ने ये चाल चली है। ठीक है, तो ये सब होता है।
मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तुम प्रिसाइज लोकेशन यूज करने के लिए कोऑर्डिनेट्स यूज करते हो। और तो हम जो अर्थ पे लोकेशन देखने के लिए भी हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। अर्थ पे हम लोग लोकेशन देखते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का खुद का एक नाम होता है और वो नाम होता है लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। द कोऑर्डिनेट्स बाय विच वी सी द प्रिसाइज लोकेशन ऑन अर्थ आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इनसे हम एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। तुम लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अगर नहीं सुना है देन डोंट वरी, हम तुम लोग को आज बता देंगे बहुत अच्छे से कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अगर तुमने कभी सुना है तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसको रिकलेक्ट कर पाओगे। जरा एक बार सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि भाई ये लैटिट्यूड्स होते थे, कुछ तो लेटे लेटे से लैटिट्यूड्स होते थे, लॉन्ग लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड्स होते थे। अर्थ में नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड जाते थे, वेस्ट टू ईस्ट लैटिट्यूड जाते थे। ठीक है, तुम लोग को याद आ गया होगा। जिनको नहीं पता है ये देखो, इधर देखो, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? हमारे लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल्स लाइन होते हैं जो हमारे नॉर्थ टू साउथ जाती है। लॉन्गिट्यूड्स हमारे नॉर्थ से साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ में। और जो लेटिट्यूड्स होती है, लेटी लेटी हुई होती हैं, लेटी हुई होती है, फ्लैट होती हैं और उन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ऐसे वो वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट जाती है हमारी ठीक है, लेटिट्यूड्स ऐसे लेटी लेटी होती हैं। ओके, अब हम लोग आ गए बेटा, हम लोग देखते हैं ध्यान से कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स के बारे में हम लोग और जाने, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, लेटी हुई होती हैं, लैटिट्यूड ले डाउन होती हैं, लाइक रंग्स ऑफ लैडर। मतलब जो हमारी लैटिट्यूड्स ये ऐसे लेटी लेटी होती है लैटिट्यूड्स हमारी। और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती है ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स होती है। जो हमारी लॉन्गिट्यूड ग्रेड है और हमारी लैटिट्यूड ग्रेड है। हमारे पास दो तरह की ग्रेड्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूड ग्रेड होती है और एक लैटिट्यूड ग्रेड होती है। जब हम इन दोनों ग्रेड्स को मिला देते हैं तब हमारे पास बनती है एक लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड ग्रिड। और जो हमारी ग्रिड होती है, ये लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड ग्रिड से हम लोग अपनी प्रिसाइज लोकेशन देख सकते हैं। ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि अर्थ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम एक प्रिसाइज लोकेशन देख सकते हैं। और ये जो लाइंस होती है, इन लाइंस को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे कि कैसे डिग्री में मेजर करते हैं। एक बात तो तुम लोग को याद रखनी है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड ग्रिड होता है, लॉन्गिट्यूड ग्रिड हमें टाइम देखने में मदद करता है। जो लैटिट्यूड ग्रिड होता है, लैटिट्यूड हमें वेदर देखने में मदद करता है, वेदर जोन्स में डिवाइड कर देता है अर्थ को, तो हमें वेदर देखने में मदद करता है लैटिट्यूड ग्रिड। एक्सक्यूज मी। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड ग्रिड है, लॉन्गिट्यूड ग्रिड हमें हेल्प करता है टाइम देखने में। ठीक है, और ये दोनों मिलकर मदद करते हैं हमें लोकेशन देखने में, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं लोग बेसिकली। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड देखते हैं। जो हमारा लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया, अभी लॉन्गिट्यूड का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक ऐसी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ की एकदम बीचों बीच से पास होती है। और वो क्या होती है? वो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। जो कहां से पास होता है? लंदन से पास होता है, एकदम अर्थ के बीचों बीच में। जब ये पास होता है ना, तब ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से 2 हेमिस्फीयर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारे ग्रीनविच मेरिडियन है, इसके इस साइड में, इसके राइट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और इसके लेफ्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, अब जब हम ग्रीनविच मेरिडियन से ईस्ट में जाते हैं तब हमारा टाइम होता है, टाइम प्लस हो जाता है। मान लो ग्रीनविच मेरिडियन पे अभी 12 बज रहे हैं, तो फिर अगर हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में जाएंगे तो 12 से ज्यादा बजेंगे, यानी कि 12:30, 1, 2, 3 ऐसे बजेंगे। बट जब हम ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या होता है? टाइम माइनस हो जाता है, यानी कि जब हम इसके वेस्ट में जाएंगे तो अभी मान लो इस पे 12 बज रहे हैं तो उस साइड क्या बजेंगे? 11:30 या 11 या 10 या 9 ऐसे बजेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उनको हम डिग्री में मेजर करते हैं, मैंने ऊपर बताया था। ये जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री है, इसके आगे हम लोग चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 180 डिग्री तक हम लोग जाते हैं। और वेस्ट से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके हम लोग 180 डिग्री तक जाते हैं। जैसे तुम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, सेम टू सेम है, वैसा ही नंबर लाइन की तरह है। बट इसमें प्लस माइनस में हम लोग नहीं लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं 5 डिग्री ईस्ट या फिर 5 डिग्री वेस्ट, या हम लोग लिखते हैं 25 डिग्री ईस्ट 90 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। इसमें हम लोग बताते हैं कि हम ईस्ट वाली डिग्री की बात कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट वाली डिग्री की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर एक हमारा फन फैक्ट है हमारे पास। फन फैक्ट है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन बनाई गई है टाइम देखने के लिए। ग्रीनविच मेरिडियन बनाई गई है जिससे कि पूरे वर्ल्ड टाइम देख सके, अच्छा सा टाइम मिले, और सबकी क्लॉक्स इसी के हिसाब से वर्क करती हैं। ग्रीनविच मेरिडियन से उस कंट्री की जितनी दूरी होगी उतना उसका टाइम
प्लस होगा, ठीक है। फन फैक्ट ये है कि जब ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जब यूरोपियंस एकदम पता नहीं कुछ तो जंग लड़ रहे थे, वर्ल्ड वॉर कर रहे थे, या फिर खाली बैठे हुए थे, अर्ली ह्यूमंस थे, तो हम इंडियंस ने अपनी खुद की एक लॉन्गिट्यूड बनाई थी, जिससे कि हम लोग टाइम मेजर कर सकते हैं, और उस लॉन्गिट्यूड का नाम था मध्य रेखा, जो कि उज्जैन से पास होती थी। उज्जैन एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर था, जहां पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज होती रहती थी। तो एक हम लोगों ने मध्य रेखा बनाई जो कि उज्जैन से पास होती थी, जिससे हम लोग अपना टाइम देख सके, ठीक है। देखो तुम लोग कितने ज्यादा एडवांस थे, हम इंडियंस बचपन से ही एडवांस थे। अब पता नहीं इंडियंस को क्या हो गया, तो तुम लोग थोड़ा सा एडवांस बनना, अपना दिमाग थोड़ा सा चला लो, पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री के बारे में। एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, उज्जैन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। उज्जैन वाज अ मेजर सेंटर फॉर एशियंट एस्ट्रोनॉमी वेयर ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स लाइक वारामिहिरा वर्क्ड। वारामिहिरा एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने उज्जैन में काम करा था। उज्जैन मैंने बोला एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर था। उज्जैन बहुत ज्यादा फेमस सिटी है इंडिया की। उज्जैन एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है इंडिया का। अब हम देखते हैं कि हम टाइम कैसे देख सकते हैं। जब हमारा लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड जैसे लॉन्गिट्यूड में रेफरेंस पॉइंट क्या था, लॉन्गिट्यूड में रेफरेंस पॉइंट था ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन। ऐसे ही लैटिट्यूड का भी एक रेफरेंस पॉइंट होगा, लैटिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट था इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर। ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा। इसके ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते हम लोग 90 तक जाएंगे। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर भी दो में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसे वो हमारा डिवाइड करता है, हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मतलब ये 0 इक्वेटर हमारा 0 डिग्री होता है, इसके ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके हम लोग साउथ में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हम लोग वहां पे 20 डिग्री ईस्ट और 20 डिग्री वेस्ट लिखते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री ईस्ट, सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स थे, हमारे लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री तक एक्सटेंड हो सकते थे, हमारे लैटिट्यूड केवल 90 डिग्री तक एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम जोन, जो हमारे लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड डिफरेंट वेदर कंडीशंस को देखने में हमारी मदद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम जोन्स क्या होते हैं और टाइम डिफरेंसेस क्या होते हैं। मतलब देखो सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है, ठीक है, और धरती हमारी कैसे घूमती है, धरती हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तुम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारे सूरज के चक्कर लगाती है, और साथ में वो रोटेट भी करती रहती है, रोटेट करती रहती है और रिवॉल्यूट भी करती रहती है, ठीक है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये सब तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। रोटेशन मतलब अर्थ अपने खुद के एक्सेस पे ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे रोटेट करती रहती है। तो वो कहां से रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तभी तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो वेस्ट टू, ये हमारी अर्थ है तो क्या ये साइड वेस्ट है और इस साइड ईस्ट है, तो क्या करेगी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। कौन, हमारी अर्थ। तभी तो हमारा सन कहां से राइज होता है, सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तब उसको एक सनलाइट को 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लग जाते हैं। यानी कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री जो हमारी लोकेशन है, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं। वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट 1 डिग्री को 4 मिनट में कवर करती है। ऐसे ही वो 15 डिग्री को 1 घंटे में कवर करती है, और ऐसे ही 30 डिग्री को वो 2 घंटे कवर करती है, ये ठीक है। जो हमारा टाइम डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इंडिया में टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तुम लोग कहोगे कि ऐसा तो नहीं है, मेरा एक दोस्त है वो तो नॉर्थ इंडिया में रहता है और मैं तो साउथ इंडिया में रहता हूँ, तो हमारे बीच में तो बिल्कुल भी टाइम डिफरेंस नहीं है। और फिर तुम लोग बोलोगे कि मैं तो वेस्ट में रहता हूँ, मेरा दोस्त तो ईस्ट में रहता है, हम लोग तो सेम टाइम देखते हैं, बट मतलब वो टाइम वैसा वाला टाइम डिफरेंस नहीं है, बट ओरिजिनल टाइम डिफरेंस है, लोकेशन के हिसाब से टाइम डिफरेंस है, सनलाइट सनराइज और सनसेट के हिसाब से टाइम डिफरेंस है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री मैंने बोला भी, 30 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, 30 डिग्री कवर करने में 2 घंटे लगते हैं। यानी कि हमारा ईस्ट से लेकर वेस्ट के, सॉरी
वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। यानी कि अगर तुम 8 बजे फोन करोगे, अगर तुम वेस्ट में हो और तुम 8 बजे फोन करोगे अपने दोस्त को जहां पर सूरज डूब चुका है कंप्लीटली, तो अपने दोस्त को फोन करोगे जो कि इस टाइम पे होगा, कहां पर होगा, इस टाइम पे होगा अरुणाचल प्रदेश में। तुम उसको फोन करोगे तो बोलेगा भाई यहाँ पे तो रात हो गई, तुम्हारे यहाँ तो अभी शाम हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। बट क्योंकि हमारी क्लॉक सेम काम कर रही है, हमारी क्लॉक सेम क्यों काम कर रही है, ये भी एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी वीडियो में देंगे। क्लॉक सेम काम क्यों कर रही है अभी हम जानेंगे, बट तुम्हारे और उस दोस्त के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अगर यहाँ पर गुजरात में सूरज 4 बजे उग रहा है तो वो अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे ही उग चुका होगा। ये तो मैंने कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक बोल दिया। मान लो अगर गुजरात में सूरज 8 बजे उगता है तो फिर वो असम में 6 बजे उग चुका होगा, क्योंकि 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस 2 घंटे के टाइम डिफरेंस को कवर करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाई। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास नहीं होती। इधर से हम लोग क्या करते हैं, इधर से हम लोग कितना 15 डिग्री माइनस कर देते हैं, इधर से हम लोग 15 डिग्री प्लस कर देते हैं। यानी कि इधर से हम लोग 1 घंटा माइनस करते हैं टाइम में, इधर से हम लोग 1 घंटा टाइम में प्लस करते हैं, तब जाकर हमें एक परफेक्ट टाइम मिलता है जो कि पूरे इंडिया के लिए इक्वल होता है। तभी तुम लोग की घड़ी में सेम टाइम होता है, पर तुम लोग का सूरज अलग अलग टाइम पे उगता है, तुम लोग की सुबह अलग अलग टाइम पे होती है, सूरज की रोशनी अलग टाइम पे आती है। ठीक है, तो हमारा ये चीज याद रखना, जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आगे तुम लोग को इसका क्या जरूरत पड़ेगी, अभी याद कर सकते हो चाहो तो, वरना ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु। और जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। कहां से पास होती है? मिर्जापुर से पास होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे कि मैंने बोला, जो हमारे लॉन्गिट्यूड सॉरी जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड 180 डिग्री तक जाते हैं। ईस्टर्न लैटिट्यूड्स भी 180 डिग्री तक जाते हैं और वेस्टर्न लैटिट्यूड्स भी 180 डिग्री तक जाते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? जहां पे ये ईस्ट 180 डिग्री लैटिट्यूड मीट करते हैं, जहां पे ईस्ट वाला 180 डिग्री लैटिट्यूड मीट कर, लैटिट्यूड क्यों कह रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसी जगह होती है जहां पे लॉन्गिट्यूड्स मीट करते हैं। कौन से? 180 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड जहां पे मीट करते हैं उसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ऐसी जगह जहां पर ईस्ट वाला 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मीट कर रहा है और जहां पे वेस्ट वाला 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मीट कर रहा है, उस जगह को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल डेटलाइन में क्या होता है, अगर मान लो ये एक ये यहाँ पर ये हमारी इंटरनेशनल डेटलाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारी इंटरनेशनल डेटलाइन। अगर तुम इंटरनेशनल डेटलाइन के इस साइड हो तो तुम एक दिन आगे हो, अगर तुम इस साइड हो तो तुम एक दिन पीछे हो। मान लो तुम्हें इस वाले आइलैंड से इस वाले आइलैंड पे जाना है। कहाँ से? इस वाले आइलैंड से इस वाले आइलैंड पे जाना है। इसमें जाने में ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे लगेंगे, बट अगर तुम इस वाले आइलैंड से इस वाले आइलैंड में जाओगे तो तुम्हें एक दिन माइनस करना होगा। मान लो तुम 26 जनवरी को यहाँ से इस वाले आइलैंड से निकलते हो उधर वाले आइलैंड में जाने के लिए, तो जब तुम उस वाले आइलैंड पे पहुंचोगे तब तुम्हारी डेट हो रही होगी 25 जनवरी। कहोगे अइला जादू, टाइम ट्रैवल। यस गाइस, दिस इज टाइम ट्रैवल। कह सकते हैं हम इसको काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल, क्योंकि हमारी ये जो इंटरनेशनल डेटा है इस तरह से डिजाइन करी गई जहाँ पे रुक जाओ, लेट मी कम बैक टू नॉर्मल। इस तरह से डिजाइन करी गई जहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड मीट करते हैं, तो यहाँ पर पूरे एक दिन का डिफरेंस हो जाता है। जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड जाते हैं तब हमें एक दिन आगे जाना पड़ता है, जब हम इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तब एक दिन हमें पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब हम इसके ईस्ट में जाते हैं तब हम एक दिन माइनस कर देते हैं, जब हम इसके वेस्ट में जाते हैं तब हम एक दिन प्लस कर देते हैं। सॉरी, मैं अभी तुम लोग को उल्टा बता दी था शायद से, सॉरी। जब हम इसके ईस्ट में जाते हैं तब हम एक दिन माइनस कर देते हैं, वेस्ट में जाते हैं एक दिन प्लस कर देते हैं। हम लोग वापस से आइलैंड वाले उस पे आते हैं। ये यहाँ पे एक ये आइलैंड है और यहाँ पे एक ये आइलैंड है। जब तुम इस वाले आइलैंड से इस यहाँ पे मान लो तुम 26 जनवरी को इस आइलैंड पे हो, 26 जनवरी को तुम इस आइलैंड पे, जब तुम इस वाले आइलैंड पे जाओगे तब तुम कहां पर पहुंचोगे? तब तुम पहुंच जाओगे 27 जनवरी पे। कब कहां पहुंच जाओगे तुम लोग? 27 जनवरी में पहुंच जाओगे। और मान लो तुम इस वाले आइलैंड पे 26 जनवरी में हो और तुम्हें इस वाले आइलैंड से इस वाले आइलैंड पे जाना है, तब तुम 25 जनवरी में इस वाले आइलैंड में पहुंचोगे। आई नो इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको समझने की कोशिश करो। जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो हमें एक दिन माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो हमें एक दिन माइनस करना पड़ेगा, वेस्ट में जाएंगे एक दिन हमें प्लस करना पड़ेगा। अगर मान लो
ईस्टर्न साइड में अभी 27 ऑफ मई है ईस्टर्न साइड में। तो जब हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे तब हम एक दिन प्लस करेंगे, यानी कि तब हो जाएगा 28 ऑफ मई। भले तुम्हें यहाँ से इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करने में सिर्फ कुछ घंटे लगे हो, कुछ मिनट्स लगे हो, बट फिर भी तुम पूरा एक दिन प्लस कर दोगे, ठीक है। और मान लो कि तुम जो हमारे इंटरनेशनल डेडलाइन है, इंटरनेशनल डेडलाइन के वेस्ट में हो 30 ऑफ मई को। जब तुम इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जाओगे तब तुम आ जाओगे वर्स्ट, नहीं तब तुम आ जाओगे 29 ऑफ मई को, क्योंकि इधर हम लोग एक दिन माइनस करते हैं, इधर हम लोग एक दिन प्लस करते हैं। आई होप तुम लोग को ये सब चीजें समझ आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। मैंने ये पहले से बता दिया, प्लेस वेयर 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट मीट्स। जो हमारी आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग लाइन है। वो जिगजैग लाइन क्यों है? तुम लोग बोलोगे सीधी लाइन क्यों नहीं है, लॉन्गिट्यूड तो सीधे सीधे होते हैं, जिगजैग क्यों है? जिगजैग इसीलिए है ताकि हम किसी कंट्री का टाइम जोन इफेक्ट ना करें। हम पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन तो सेटल कर रहे हैं, बट किसी कंट्री का टाइम जोन डिफर कर दे तो मान लो ये एक अगर मतलब उन लोगों ने इसको सीधे बनाया होता, अगर उन लोगों ने डेट लाइन को सीधा बनाया होता है, ऐसे सीधे सीधे पास करती, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट है। मान लो यहाँ पे एक कंट्री है, उस कंट्री में तुम लोग इस वाले सिटी से अगर इस वाले सिटी में जाओगे तो तुम्हें 1 घंटा माइनस करना होगा, 1 घंटा प्लस करना होगा। दिस विल नॉट बी कन्वीनियंट फॉर देम, राइट। इसी वजह से हमने इसको जिगजैग बनाया ताकि किसी के कंट्री के टाइम लाइन में कोई भी डिफरेंस ना आए। आई होप तुम लोग को सब समझ में आया होगा। आई होप तुम लोग को सारी चीजें याद नहीं होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया, तुम लोगों ने पूरा लेक्चर देख लिया, मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, सब बहुत अच्छी बात है। बट जैसा कि हम तुमसे हर वीडियो में कहते हैं, मेरे पढ़ने से, पढ़ाने से, तुम्हारे वीडियो को सुन लेने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद जब तक रीड नहीं करोगे, खुद जब तक तुम इसको समझोगे नहीं, खुद जब तक इसको नोट डाउन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज इस सबको समझो और इस सबको रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो। अभी तक मैंने जो हिस्ट्री का सेक्शन कराया, आई होप तुम लोग ने उसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी। अगर तुमने नहीं पढ़ आई होप तुम लोगों ने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है तो किसी ने पढ़ी होगी। जिसने भी पढ़ी है वेरी ग्रेट जॉब। मुझे कमेंट्स में बताना किस किसने एनसीईआरटी पढ़ी है, किस किसने नहीं पढ़ी है। जिसने नहीं पढ़ी है प्लीज भाई प्लीज इस समर वेकेशन में अपनी एनसीईआरटी कंप्लीटली खत्म कर दो। मेरे लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी खत्म करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।